Hello friends, welcome to Commerce and Management Adda. So in this video we will discuss about types of research, which is very important topic from UGC NET paper 1, that is general paper. Before this video we have discussed about basic concept of research and objective of research, then research process. So in this video we will discuss about different types of research that we carry out in research design. रिसर्च डिज़ाइन में हम डिसाइड करते हैं कौन से टाइप का हम रिसर्च करने वाले हैं. सो बेसिकली जो फंडामेंटल रिसर्च टाइप्स हैं वो ये 5 हैं, 5 or 6 because qualitative and quantitative can be counted separately. So here 5 are basic research types. Then these are some other research type जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको भी डिस्कस करने का डिसाइड किया हुआ है. सो इस वीडियो में हम सारे कुछ डिस्कस करेंगे जितने भी टाइप का रिसर्च यहाँ पे आप देख रहे हैं. एंड अगर किसी टाइप का रिसर्च आता है एग्ज़ाम में या फिर आप पास्ट ईयर पेपर में देखते हैं जो कि इसमें नहीं डिस्कस किया गया होगा, देन आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा. आई विल डिस्कस इट लेटर. ओके. So our first research type is fundamental research. What is fundamental research? Fundamental research is mainly concerned with generalization and with the formulation of theory. When we generalize something or when we form any theory, this is what scientists do. Scientists जो जिस तरीके की research carry out करते हैं, that are fundamental in nature because in fundamental रिसर्च देर इज़ सम थ्योरी एंड आउटपुट. आप एज अ आउटपुट कोई एक थ्योरी देते हैं, ठीक है. तो जहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ एनी थ्योरी हो रही है, किसी थ्योरी का फॉर्मुलेशन हो रहा हो, वो फंडामेंटल रिसर्च है. सपोज न्यूटन ने क्या क्या उसने एप्पल को देखा गिरते हुए पेड़ से, ठीक है. देन ही जनरलाइज दिस फिनोमेनन. उसने इस चीज़ को जनरलाइज किया दैट एवरीथिंग इज़ फॉलिंग towards earth, and in another word we can say earth is attracting everyone. So यहाँ पे जो जनरलाइजेशन हुआ, जनरलाइजेशन के थ्रू ही आपने एक थ्योरी फॉर्म किया. व्हेन वी गो ऑन टू पर्टिकुलर थिंग टू यूनिवर्सल थिंग. Particular means that apple is a particular thing, but when we see this, when we observe that this thing is happening again and again, ये सारी चीज़ों के साथ हो रहा है, not only with apple, then you generalize that whole phenomenon और आप उसको एक theory दे देते हैं. that is formulation of a theory. Gathering knowledge for knowledge sake is termed as pure और basic research. अगर आप सिर्फ knowledge gain करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो या फिर कोई थ्योरी देखते हो, कोई ऑब्जर्वेशन करते हो, उसे हम प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च कहते हैं या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं. तो ये सारे बेसिकली फॉर्म है रिसर्च के, चाहे फंडामेंटल रिसर्च बोला जाए या प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, ऑल आर सेम. एंड रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमेनन और रिलेटेड टू प्योर मैथमेटिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. अगर किसी नेचुरल फिनोमेनन को देख के कोई रिसर्च किया जा रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन इफ समवन इज फॉर्मिंग अ थ्योरी, सो दैट इज अ फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च. इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी डू फंडामेंटल काइंड ऑफ रिसर्च. सिमिलरली अगर किसी ह्यूमन का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, ठीक है, अगर आपको किसी एक ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में कोई आउटपुट देना है कि हाउ ह्यूमन परफॉर्म, हाउ ह्यूमन बिहेव इन सर्टेन सिचुएशन, देन यू ऑब्जर्व वन ह्यूमन देन अनदर ह्यूमन एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस पैटर्न आप सबको जनरलाइज करते हो. देन यू कम ऑन टू अ थ्योरी दैट ह्यूमन किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, सपोज अगर कोई मिजरेबल सिचुएशन है या फिर कोई ऐसा दुखद परिस्थिति है, देन दे बिहेव अकॉर्डिंगली. तो आप ऑन बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन आप एक पैटर्न ड्रॉ कर लेते हो दैट हाउ ह्यूमन विल बिहेव इन दिस सिचुएशन. सो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. तो फंडामेंटल रिसर्च में पॉइंट नोट करने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ये रिसर्च होती है इट इज़ फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नॉलेज. सिर्फ नॉलेज को गेन करने के लिए होता है. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फंडामेंटल रिसर्च में नहीं होता है, बाद में होता है. इसमें सिर्फ आप नॉलेज गेन करते हो
और नॉलेज गेन करके क्या करते हो आप, जनरलाइज करते हो चीज़ों को एंड देन यू फॉर्म अ थ्योरी. ओके, दिस इज़ वॉट ऑल साइंटिस्ट डू, दिस इज़ वॉट ऑल इकोनॉमिस्ट डू. और उसी के बेसिस पे उन्होंने लॉ बना दिया. जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात करें कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर कम होती है देन डिमांड राइज होगा. सो ये पैटर्न उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड ऑन दैट बेसिस दे गिव दैट लॉ. तो ऑन उस बेसिस पर उन्होंने लॉ दिया. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. नेक्स्ट अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई दैट दोज थ्योरीज दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च से जो थ्योरीज आई हैं हमारे पास, जो थ्योरी फॉर्म हुई हैं, जब उसको अप्लाई करते हो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, टू फाइंड आउट सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, सो दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं. अप्लाइड रिसर्च एम एट फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, आप यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो. और सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, जब आप थ्योरी को अप्लाई करते हो. जैसे कि अगर मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, सपोज़ आपकी सेल्स जो है वो डाउन हो रही हैं, देन यू अगर सेल्स डाउन हो रही है इट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, देन यू डू एन अप्लाइड रिसर्च. आप अप्लाइड रिसर्च करते हो क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि अगर हम अपने प्राइसेस को ड्रॉप करेंगे, कम करेंगे, तो हमारी डिमांड राइज होगी. तो यहाँ पे अगर हम प्राइसेस ड्रॉप करते हैं और देखते हैं हमारा डिमांड राइज हो रहा है, तो अल्टीमेटली यू सॉल्व दैट कंपनीज प्रॉब्लम. आप कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो क्योंकि उनकी सेल्स तो हो नहीं रही थी, पहले डिमांड नहीं था, आपने प्राइसेस को गिरा दिया और डिमांड बढ़ गई. सो दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च. ओके, व्हेन यू अप्लाई सम फॉर्मूला और सम थ्योरी, देन सेंट्रल एम ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज़ टू डिस्कवर अ सोल्यूशन फॉर सम प्रेसिंग और पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च कैरी आउट करते हो, सो दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च. Whereas basic research is directed towards finding information that has a broad base of application. क्योंकि हमारा जो बेसिक रिसर्च होता है वो एक ऐसे इंफॉर्मेशन को फाइंड करना होता है, एक ऐसी थ्योरी को फॉर्म करना होता है जो कि जनरलाइज किया जा सके, जिसका बाद में फ्यूचर एप्लीकेशन हो. अप्लाइड रिसर्च का कोई भी फ्यूचर एप्लीकेशन नहीं होता, वो करंट बेसिस पे ही अप्लाई कर दिया जाता है और सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया जाता है. ठीक है, देन एक्शन रिसर्च. सी यहाँ पे दोनों ही रिसर्च, जैसे कि अप्लाइड रिसर्च है, सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे एक्शन रिसर्च का भी है. कभी कभी अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च को सिनोनिमसली भी यूज़ किया जाता है, एक दूसरे के रिप्लेसमेंट पे यूज़ कर लिया जाता है. ठीक है, बट दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट. ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं. हम ये कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च. कैसे पार्ट है, क्योंकि जो अप्लाइड रिसर्च होता है दैट आर परफॉर्म बाय सम एक्टर. अगर कोई पर्सन है, कोई रिसर्चर है who has full knowledge about that concept, then they can apply that fundamental theory. अगर आपके पास knowledge है then you apply that fundamental theory, so that become applied research. Whereas action research says that if you don't even know that particular theory, आप उस theory के बारे में नहीं भी जानते हो, but still you are solving that problem. Suppose कोई एक teacher है, वो स्कूल में जा रहा है और वहाँ पे कोई टीचिंग के सिनेरियो में कोई डिस्टर्बेंस वो पाता है, अगर वो वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च. वो एक्शन रिसर्च कहलाएगा. इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन विदाउट इवन गेटिंग एक्सपर्टाइज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आप एक्सपर्ट नहीं हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, स्टिल यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, सो दैट बिकम एक्शन रिसर्च. और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, आप इमीडिएट प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे होते हो, बट थ्योरीज को लगा के सॉल्व करते हो, और आपको उस थ्योरी के बारे में एक एक्सपर्ट नॉलेज होना ज़रूरी है. आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है. ठीक है, जैसे कि साइंस के फील्ड में
अगर सपोज नासा है या इसरो है, ये सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ सम पैटर्न, सो दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च. दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, दे आर अप्लाइंग लॉ एंड देन दे आर डूइंग देयर वर्क. ओके, बट एक्शन रिसर्च एक जनरल सिनेरियो में भी कैरी आउट किया जाता है, जो एक लोकल कंसर्न के लिए होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है, जिसका कोई बड़ा ब्रॉड व्यू नहीं होता है. ठीक है, तो छोटा सा डिफरेंस है कि लोकल कंसर्न में जब यूज़ किया जा रहा हो, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज या एक्सपर्ट होने की ज़रूरत ना हो, सो दैट बिकम एक्शन रिसर्च. तो जितनी बार भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक्शन रिसर्च से रिलेटेड, वो हमेशा टीचर के सेंस में ही आए हुए हैं, टीचर या स्कूल के सेंस में आए हुए हैं. बट जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे कि मार्केट हो गया या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे मैंने इसरो या नासा की बात की, तो वहाँ पे हम अप्लाइड रिसर्च यूज़ करते हैं. ठीक है. देन डिस्क्रिप्टिव और पोस्ट फैक्टो रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वेज ऑफ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज, वेयर वी डू सर्वे, वेयर वी डू रिसर्च जस्ट टू फाइंड आउट फैक्ट्स. आप फैक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए सर्वे करते हो, इंक्वायरीज करते हो, डिफरेंट तरीके का इंटरोगेशन करते हो, सो दैट बिकम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पर्पस क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर एट एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट. जैसा कि वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है उसी तरीके से डिस्क्राइब करना. ठीक है. सोशल साइंस में जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज़ करते हैं तो हम उससे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं. अगर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात किया जाए, इट मीन्स कि यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन वेरिएबल्स. ऐसा कोई फिनोमेनन, ऐसी कोई जो इवेंट है वो पहले ही हो चुका है, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल. वो चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत टाइम हो गया है, उसका आज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है कुछ खास, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट रिसर्च, सो इट बिकम्स एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च. जैसे कि अगर हम अकबर की स्टोरीज़ के बारे में इंटरोगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर उसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, ऐसे जो अजंता की गुफाओं के बारे में जानना चाहते हैं, सो अगर ये सारी रिसर्च कैरी आउट करते हैं जो सोशल साइंस का पार्ट है, सो दैट इज़ द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ठीक है. जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहता है कि जैसे सपोज डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन इकॉनमी में. डिमोनेटाइजेशन अभी तक 3 बार हो चुका है. ये 2016 में जो हुआ, दैट वाज 3rd टाइम. तो क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो आज तक चल रहा है, अभी रिसेंट में भी जो हुआ उसका भी इम्पैक्ट आज तक है. तो जो चीज़ें कैरी आउट हो रही हैं फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ऐसे सेंस में जब हम यूज़ करते हैं रिसर्च, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम टर्म यूज़ करते हैं. जबकि ऐसा कोई इवेंट जो पास्ट में हो चुका है उसका फ्यूचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, सो इन दैट सेंस वी यूज़ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ठीक है. The main characteristics of this method is the researcher has no control over the variables. Researcher का कोई कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल पे, चाहे हम डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट देख रहे हो इंडियन इकोनॉमी पे. डू यू हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट दोज वेरिएबल्स? यू डोंट हैव एनी कंट्रोल. सिमिलरली इफ़ यू आर फाइंडिंग फैक्ट्स अबाउट अकबर, आप अकबर के बारे में फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल. सो ऑन इन बोथ केसेस, डिस्क्रिप्टिव या फिर एक्सपोस्ट फैक्टर, दोनों ही केस में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स पे. मोस्ट एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च प्रोजेक्ट आर यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़. एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च का जो आउटकम आता है वो हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं अगर उसका प्रेजेंट में इम्पैक्ट होता है. जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट था इंडिया में. ठीक है. इसका हमने पहले ही एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कर लिया है, क्योंकि उसका तब अब कोई इम्पैक्ट नहीं था, इस वजह से हमने एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च किया. सपोज़ अगर हम पोलियो की ही बात करें, पोलियो फ्री इंडिया को अभी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आज पे तो आगे पोलियो के कोई केसेस नहीं हैं, आज के टाइम पे 0 है, बट स्टिल एक टाइम पे बहुत बड़ा डिजीज़ था. अगर हम इस बारे में कोई रिसर्च करते हैं एंड इन फ्यूचर कोई ऐसी डिजीज़ अराइज होती है, सपोज़ इन कोरोना ऑल्सो, अगर ऐसा कोई डिजीज़ ये अराइज हुआ है, अब हम अगर इम्पैक्ट इसका देखेंगे तो हम पुराने डेटा को यूज़ करेंगे कि तब क्या इम्पैक्ट हुआ था लोगों में एंड अभी क्या इम्पैक्ट है इन लोगों में या इकॉनमी में. So we often use ex post facto research studies in our descriptive study. Okay.
द मेथड ऑफ रिसर्च यूटिलाइज्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर सर्वे मेथड। हम सर्वे मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें सारे तरीके के मेथड आ गए। सर्वे आप करते हो, आप क्वेश्चनियर भी बनाते हो, इंटरव्यू भी करते हो उससे रिलेटेड लोगों का। तो सर्वे बेसिकली मीन्स यू आर डूइंग सर्वे इन ओपन स्पेस। आप एक ओपन स्पेस से सर्वे कर रहे हो। दैट इंक्लूड कंपेरेटिव एंड कोरिलेशनल मेथड, जिसमें आप कंपेयर भी कर रहे हो चीज़ों को, देन यू डिफाइन अ कोरिलेशन बिटवीन 2 और 3 वेरिएबल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे कंपैरिजन भी होता है, कोरिलेशन भी होता है। तो क्रक्स इसका क्या है यार, डिस्क्रिप्टिव या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का? पहली बात तो सिमिलैरिटी। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये पास्ट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। एंड डिफरेंस क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होता है वो ऐसा कोई इवेंट जो पास्ट में हुआ हो लेकिन अभी तक कैरी आउट हो रहा हो, ठीक है। जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहता है ऐसा कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो हो चुका है एंड उसका आज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, सो दैट बिकम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ओके। तो ये डिफरेंस थे, ये सिमिलैरिटीज़ थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट टर्म इज़ एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एनालिटिकल रिसर्च कहता है कि रिसर्चर हैज़ टू यूज़ फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दोज फैक्ट, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना होता है उसको, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च में आपके पास जो रिसर्च की फाइंडिंग आई, सपोज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आपने किया अजंता की गुफाओं के बारे में, ठीक है। यू गॉट सम फाइंडिंग, उस फाइंडिंग के बेसिस पे आप उसको एनालाइज करते हो कि तब कौन कौन से शिल्पकारिता चलती थी, ठीक है। आप उसको एनालाइज कर रहे हो और क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हो उस इवेंट को और उस बेसिस पे कोई कंक्लूजन कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे कोई आप रिसर्च कैरी आउट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हो एंड देन इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, एक रिपोर्ट बना दे रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो। सो दैट बिकम एनालिटिकल रिपोर्ट, ओके, एनालिटिकल काइंड ऑफ रिसर्च। एंड डिस्क्रिप्टिव से किस तरीके से अलग है? डिस्क्रिप्टिव में हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की भी स्टडीज़ अगर यूज़ करते हैं तो हम और भी ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। सपोज कोई एक इवेंट हो गया, हम उसके डेटा को तो यूज़ करते हैं, प्लस हम अपना एडिशनल डेटा यूज़ करेंगे कि उस टाइम से लेके प्रेजेंट तक क्या इम्पैक्ट है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्योर रिसर्च, एक आप रिसर्च कर रहे हो। जबकि एनालिटिकल रिसर्च जो है, एनालिटिकल रिसर्च में पूरी तरीके से आप जो डेटा अवेलेबल है उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो और उसी को एनालाइज करके एक कंक्लूजन दे देते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ रिसर्च इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। जब किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं आप, ठीक है, या अमाउंट को मेज़र करते हैं तो इसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी का मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज हमने एडवर्टाइजमेंट की कोई स्ट्रैटी यूज़ की, उसका हमारी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सेल्स पे इम्पैक्ट देखने के लिए सपोज प्रीवियस ईयर हमारी जो सेल हुई थी वो 10,000 हुई थी। दिस ईयर आफ्टर डूइंग एडवर्टाइजमेंट आवर सेल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20,000, वो 20,000 से इंक्रीज हो गई है। सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज क्वांटिटेटिव रिसर्च बिकॉज हियर क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व, न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व है, क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, इसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहता है, ये बेसिकली क्वालिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। क्वालिटीज़ जैसे कि आप अगर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो कि ह्यूमन कैसे मोटिवेट होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, व्हाट आर देयर मोटिवेशन फैक्टर, व्हाट आर देयर मेंटेनेंस फैक्टर। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी पर्सन का मोटिवेशन फैक्टर क्या है, देन हम मैस्लो की हायरार्की नीड थ्योरी में जाते हैं। तो जब हम क्वालिटीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे कोई क्वांटिटेटिव डेटा इन्वॉल्व नहीं है। आप एटीट्यूड को क्या नंबर दे सकते हो? यू कैन नॉट गिव नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू टू एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, यू कैन ओनली ऑब्जर्व, यू कैन डू जस्ट क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और पर्टिकुलर एलिमेंट। आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल का सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर हैपनिंग में
किसी पर्सन का एटीट्यूड क्या है। इसके जो मेथड्स है, जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन में आपको वर्ड्स फॉर्म करने होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। इस तरीके का जब मेथड करके जब आपको ओपिनियन देना हो, अगर आप एटीट्यूड टेस्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड है आप ओपिनियन जानो दूसरों का। व्हेन यू लिसन टू अदर्स देन यू कम टू नो दैट व्हाट इज़ देयर एटीट्यूड, वो कैसा एटीट्यूड है उनका। So this is all qualitative study ना, so that this kind of research is qualitative research. Next kind of research is conceptual research. Conceptual research क्या होता है, ये it is basically related to some abstract or ideas or theory. It is generally used by philosopher or thinker to develop new concept or reinterpret the existing one. नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि फंडामेंटल रिसर्च में भी तो हम यही करते थे कि नए कॉन्सेप्ट को, नई थ्योरीज़ को डेवलप करते थे। यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरीज़ बनाते थे, हम जनरलाइज कर देते थे सिचुएशन को। यहाँ पे जस्ट जो फिलोसफर करते हैं, कोई एक फ़िलासफ़ी देके चले जाते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। वो सारे केसेस में ट्रू नहीं है। जैसे कि हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कि सारे लोगों पे नहीं अप्लाई होती हैं, ठीक है। हाउ ह्यूमन कैन बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन दैट विल नॉट बी सेम इन केस ऑफ ऑल ह्यूमन। तो जो फिलोसफर है ये थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, आप एक बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को री इंटरप्रेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू यू। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तो ये क्या ये थ्योरी है? नो, इट्स नॉट अ थ्योरी, इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट, जस्ट अ ओपिनियन, ठीक है, जिसको किसी ने, अगर सपोज मैं इसको री इंटरप्रेट कर दूँ, कुछ और बना दूँ, सो दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज़ एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च क्या कहता है, जब आप रिसर्च, आपका जो रिसर्च है वो आपके एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करे, व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, ऑफन विदाउट ड्यू रिकॉर्ड ऑफ फॉर सिस्टम और थ्योरी। किसी भी थ्योरी की आप हेल्प नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट कर रहे हो, सो दैट बिकम एम्पेरिकल रिसर्च। जैसे कि इफ़ आई वॉन्ट टू स्टडी वुमेन हु हैव टेकन माइक्रो फाइनेंस लोन, ठीक है, मैं उनके स्टेटस को जानना चाह रही हूँ जिन्होंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लोन लिया है, उनका पॉवर्टी क्या स्टेटस क्या है, ठीक है। नाउ इफ़ आई विल चूज़ एम्पेरिकल स्टडी, देन आई विल गो and I will see that how they are living before and after taking that particular loan. उस पर्टिकुलर लोन को लेने से पहले वो कैसे थी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, देन आफ्टर टेकिंग दैट लोन उनका इकोनॉमिक स्टेटस कहाँ जा रहा है। सो दैट काइंड ऑफ रिसर्च बिकम एम्पेरिकल रिसर्च वेयर आई विल यूज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन इन माई रिसर्च। माई स्टडी विल नॉट बी बेस्ड ऑन एनी फैक्ट कि मैंने कोई रिपोर्ट निकाल लिया एंड उस बेसिस पे मैंने डिफाइन कर दिया, बिकॉज आई लिव्ड विद देम, क्योंकि मैं उनके साथ रही हुई हूँ। इथनोग्राफिक रिसर्च हुआ। इथनोग्राफिक रिसर्च भी ये कहता है व्हेन यू लिव विद दैट पर्सन ऑन विच यू आर डूइंग रिसर्च, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो आप उनके साथ रहो, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज़ एम्पेरिकल रिसर्च। इट इज़ डेटा बेस्ड रिसर्च। ये डेटा बेस्ड रिसर्च होता है, कमिंग विद up with the conclusion which are capable of being verified by observation or experiment। आप इस रिसर्च में एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचते हो जिसको कि वेरीफाई किया जा सकता है अगर क्रॉस चेक होता है तो, या फिर वेरियस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। सपोज मैंने ये बताया कि आफ्टर टेकिंग माइक्रो फाइनेंस इकोनॉमिक स्टेटस जो है वुमेन का वो रेज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे अलावा कोई और भी जाता है, वो वैसे ही एम्पेरिकल स्टडी करता है, वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो फाइंड सेम थिंग। वो पर्सन भी वैसा ही चीज़ पाएगा जैसा कि मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च। हम इसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑन बेसिस ऑफ वन वेरिएबल वी आर फाइंडिंग कॉज ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉज वी आर फाइंडिंग देयर सोल्यूशन।
हम एक वेरिएबल की डिपेंडेंस बता रहे हैं दूसरे वेरिएबल पे। जैसे पे दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी, जैसे कि हमने लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वी आर सेइंग दिस ना, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को। सो दिस इज़ एम्पेरिकल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च। यहाँ पे हम कोई थ्योरी नहीं लगा रहे हैं, हम नया ही रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। इन सच अ रिसर्च, रिसर्चर मस्ट फर्स्ट प्रोवाइड हिमसेल्फ विद अ वर्किंग हाइपोथेसिस। एक वर्किंग हाइपोथेसिस या फिर गेस देना होता है खुद को, जो कि रिजल्ट आ सकता है। देन ही गो and work to get enough fact or data, then he or she prove or disprove the hypothesis। इसमें पहले तो हम एक hypothesis बना लेते हैं, जैसे कि सपोज वही एग्जांपल मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ कि एक तरीके का लोन है माइक्रो फाइनेंस, मीन्स स्मॉल क्रेडिट। जब हम स्मॉल क्रेडिट वुमेन को देते हैं तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस रेज होता है। ये मेरा हाइपोथेसिस नहीं है। सपोज मैं ये हाइपोथेसिस बनाती हूँ कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उनको वो लोन मिलता है। नाउ वी गो ऑन टू फील्ड, मैं फील्ड में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि उनके इकोनॉमिक स्टेटस में सच में रेज हुआ है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस पहले से बेटर है। अब नाउ my null hypothesis will be rejected here and I have to choose my alternate hypothesis which says that women का economic status raise होता है माइक्रो क्रेडिट देने पे। तो इस तरीके की स्टडी है जहाँ पे आप इन्वॉल्व होते हैं, आपके एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप रिसर्च कर रहे होते हो। कुछ दूसरे तरीके के रिसर्च को देख लेते हैं जो बेसिकली नए तो नहीं हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे पर्पस के बेसिस पे या इन्वायरमेंट के बेसिस पे या फिर 2 या 3 रिसर्च को मिला देते हैं और रिसर्च फॉर्म कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर सुटेबिलिटी, सो दैट बिकम अनदर काइंड ऑफ रिसर्च, जो कि कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं नेट एग्ज़ाम में, जैसे कि वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। यहाँ पे ही लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के साथ साथ एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च भी होता है, ठीक है। ठीक है, 2 तरीके का रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जिसको हम वन टाइम रिसर्च भी कहते हैं, देन longitudinal and one time research both are different, then cross sectional research is also another kind of research। वन टाइम रिसर्च क्या होता है, आपने एक बार रिसर्च कर लिया बस ख़त्म, वो मैटर वहाँ ख़त्म, ठीक है। देन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहता है आफ्टर सम टाइम यू रिपीट योर रिसर्च। जैसे कि सेम एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, वुमेन का इकोनॉमिक स्टेटस रेज हो रहा है माइक्रो फाइनेंस से। मैंने 2016 में ये डेटा लिया, देन आई मूव ऑन टू 2017 में फिर से मैंने डेटा लिया, 2018 में फिर लिया, 19 में अगेन, देन 20 में अगेन। सो दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल डेटा। आपने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, जैसे कि हमने 16 में ले लिया, 17 में लिया, 18 में लिया, 19 में लिया, सो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यू आर कैरिंग आउट दैट रिसर्च अगेन एंड अगेन टू नो द स्टेटस ऑफ दैट रिसर्च। देन आप उसको प्रूव करते हो जो आपने पहले फाइंडिंग किया है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो कि सालों साल चलते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या कहता है, आपने डिफरेंट सेक्शन से एक ही टाइम पे डेटा उठा लिया। ऐसा नहीं है कि आप एक ही डेटा को कई सालों तक लेके खींच रहे हो। यू आर टारगेटिंग वन सेक्शन, सपोज वुमेन का देख लिया, वुमेन के इकोनॉमिक स्टेटस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देन मेन का देख लिया, देन ट्रांसजेंडर्स का देख लिया, देन डिफरेंट किसी और सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी देख लिया। सारे ही डेटा को आप एक ही टाइम पे स्टडी करते हो, सो दैट बिकम क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो 3 टर्म यहाँ पे क्लियर करने वाली है। फर्स्ट वन इज़ वन टाइम रिसर्च, जहाँ पे सिर्फ एक बार रिसर्च करते हो आप। देन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल यू कैरी आउट दैट रिसर्च अगेन, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना रिसर्च वापस से आप कैरी आउट करते हो। देन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज अनदर काइंड ऑफ रिसर्च। इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च यू कैरी आउट रिसर्च एट वन पॉइंट, आप एक ही पॉइंट पे सिर्फ रिसर्च कैरी आउट करते हो जिसमें आप डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी टारगेट करते हो।
कई सेगमेंट से डेटा उठाते हो, ठीक है। सपोज़ अगर आप एक कंपनी का रिसर्च कर रहे हो, यू बिलोंग्स टू विप्रो, आप विप्रो के किसी मार्केटिंग स्ट्रैटी या उसके इम्पैक्ट की स्टडी कर रहे हो, आप कंपैरेटिवली बाकी स्टडी भी कर डालो, आपके जो कंपटीटर्स हैं उनकी क्या स्ट्रैटी है, देन आपके जो कंपटीटर्स के जो इन्वायरमेंट में लोग हैं उनकी क्या स्ट्रैटी है। सो पैरेलल बेसिस पे आप एक क्रॉस सेक्शनल डेटा ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट काइंड ऑफ रिसर्च इज फील्ड सेटिंग रिसर्च और लेबोरेटरी रिसर्च या फिर सिमुलेशन रिसर्च। ये 3 रिसर्च हैं, ठीक है। फील्ड सेटिंग रिसर्च क्या कहता है, जहाँ पे आप एक ओपन फील्ड में जाके रिसर्च कर रहे हो, जैसे कि मैंने वुमेन का एग्जांपल दिया, वो एक फील्ड रिसर्च है, बिकॉज आई हैव टू गो इन फील्ड फॉर दैट रिसर्च। मुझे फील्ड में जाना होगा, फील्ड मतलब कि लोगों के बीच में जाना होगा, ठीक है, उस स्टडी को कैरी आउट करने के लिए। लेबोरेटरी रिसर्च कहता है कि यू हैव टू परफॉर्म दैट रिसर्च इन लेबोरेटरी। सपोज अगर मुझे ये प्रूफ करना है V=IR, जो कि एक फिजिक्स का फॉर्मूला है कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो करंट एंड रेजिस्टेंस के मल्टीपल के इक्वल होता है, ठीक है। इफ़ आई हैव टू प्रूव दिस, मुझे ये पर्टिकुलर फार्मूला प्रूव करना है, देन आई हैव टू गो इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जाना होगा, पर्टिकुलर वोल्टेज देना होगा, उसके जो करंट आ रही है उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। सो जो रिसर्च लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाए, ठीक है, उसे लेबोरेटरी रिसर्च, जो फील्ड में परफॉर्म किया जाए उसे फील्ड रिसर्च। सिमुलेशन रिसर्च कहता है कि यू आर सेटिंग अप एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, आप एक आर्टिफिशियल ही सेटअप क्रिएट कर देते हो। जैसे कि अगर हम ट्रेन का कोई मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें हम एक आर्टिफिशियल ट्रेन का सेटअप क्रिएट कर देते हैं, जैसा कि हमने बच्चों के टॉयज़ में भी कई बार देखा है कि एक ट्रेन रहती है, वो एक ट्रैक के अराउंड घूम रही होती है, तो ये आर्टिफिशियल सेटअप है, जिसे हम सिमुलेशन भी कहते हैं। अगर आप ट्रेन से रिलेटेड या ऐसा कोई सेटअप बना रहे हो, ऐसा कोई थ्योरी फॉर्म कर रहे हो, ऐसा कोई रिसर्च कैरी आउट कर रहे हो, आप एक आर्टिफिशियली सेटअप बना देते हो, जिसके बेसिस पे आप जान पाते हो कि क्या है। जैसे कि पहले के टाइम पे हम देखते थे इन महाभारत, सपोज़ वो अपनी अपनी स्ट्रैटी बनाते थे, उनका एक टेबल होता था जिसमें वो डिसाइड करते थे कि कौन सा पर्सन कहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिमुलेशन मेथड। वो एक सिमुलेशन मेथड यूज़ करते थे जहाँ पे आर्टिफिशियली ही वो पूरे युद्ध भूमि को डिज़ाइन कर देते थे। नेक्स्ट काइंड ऑफ रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मलाइज्ड रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? The objective of exploratory research is development of hypothesis rather than their testing. यहाँ पे आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना, यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, यू डोंट इवन नो दैट कि मार्केटिंग का सेल्स पे कोई इम्पैक्ट भी पड़ता है, आपको ये पता ही नहीं है कि मार्केटिंग का सेल्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। यू डोंट नो एनीथिंग, नाउ यू आर एक्सप्लोरिंग कि मार्केटिंग करने से कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। आपने बहुत सारे वेरिएबल निकाल दिए, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, तो किस किस चीज़ों पे चेंज हो रहा है, ठीक है, उन सारे वेरिएबल्स को आप मेजर एनालाइज करते हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। वेयर यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सप्लोर मतलब एक तरीके से विस्तार कर रहे हो उसका। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप नहीं होता है। जब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फॉर्म कर लोगे, उसके बाद आप एज अ कंक्लूजन हाइपोथेसिस बनाते हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि दो वेरिएबल के बीच में ये रिलेशन भी है। बिफोर दैट यू डोंट इवन नो कि उस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कोई रिलेशन है भी या नहीं है। जबकि फॉर्मलाइज्ड रिसर्च कहता है कि यहाँ पे एक हाइपोथेसिस होती है, जैसे कि सेल्स और मार्केटिंग का हो गया, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग का हो गया। हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस कहेगा, जो हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, कि सेल्स एडवर्टाइजमेंट हैज़ इम्पैक्ट ऑन सेल्स, एडवर्टाइजमेंट का सेल्स पे इम्पैक्ट है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। देन इस हाइपोथेसिस को अब हम टेस्ट करते हैं कि ये सही होता भी है या नहीं, इसके लिए हम कैरी आउट करते हैं रिसर्च को, फॉर्मलाइज्ड रिसर्च हो गया, ठीक है। एक्सप्लोर में हम एक्सप्लोर करते हैं, हमारे पास हाइपोथेसिस नहीं होती है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल को। और फॉर्मलाइज्ड रिसर्च में हमारे पास एक हाइपोथेसिस होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काइंड ऑफ रिसर्च इज हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो और हिस्टोरिकल रिसर्च में।
क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है। हिस्टोरिकल इवेंट की जब आप स्टडी करते हो उससे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। उसी तरीके से जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ये हिस्टोरिकल सोर्सेज को यूज़ करता है, डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करता है, या जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे अजंता की गुफाएं के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो रिमेनिंग्स बचे हुए हैं या फिर वहाँ पे हम जाके देखते हैं। टू स्टडी इवेंट और आइडियाज़ ऑफ पास्ट के इवेंट्स को, या क्या हुआ था महाभारत के कोई किसी ने महाभारत अपनी आँखों से देखा है? नहीं देखा है। ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि भगवत गीता लिखी गई, ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी, क्योंकि भगवत गीता के एविडेंसेस हैं। एंड देन महाभारत की जो रणभूमि है वो आज तक ऐसा माना जाता है कि रेड है। सो ऑन बेसिस ऑफ सम एविडेंस हमने ये ग्रंथ को लिख दिया, हमने ये ग्रंथ को अपने दिमाग में इंटरप्रेट कर लिया। सो ये हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग द फिलॉसफी ऑफ पर्सन और ग्रुप एट एनी रिमोट पॉइंट ऑफ टाइम। आप इसमें लोगों की फ़िलासफ़ीज़ भी यूज़ करते हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे लोगों की क्या विचारधारा रही होगी। जैसे कि अगर हम सतयुग का डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, किसी ने देखा नहीं है सतयुग, बट स्टिल पीपल आर डूइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट सतयुग। सो ये सारी चीज़ें हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च में आती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मैंने ट्राई किया है कि सारे तरीके के रिसर्च को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ। आगे के वीडियोस में हम टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, टाइप ऑफ स्केल, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नेट एग्जाम में आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड सेशन से, we will discuss all, and if you have any query you can drop in comment section also. So that's it guys, have a good day ahead.